जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी आज से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के वन लाइनर पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है एक, तो देखो कोई ये वस्तु हो गई। ठीक, ये क्या है, कोई वस्तु। और फिर ये एरो बाहर की तरफ लगा और ई पर माइनस चिन्ह लगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और वह पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये समझो क्यों होता है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन का आपका आवेश होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19। यानी जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये होता है, उसका जो चार्ज होता है वो 1.6 10⁻⁻19। और साथ ही साथ ये होता है आपका निगेटिव चार्ज। कैसा होता है, निगेटिव। अब आप खुद सोचिए, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो वो अपना निगेटिव सहित बाहर जाएगा। तो जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो अपनी निगेटिविटी बाहर लेके निकलता है। इस वजह से जो वस्तु है वो पॉजिटिव हो जाती है। इसी का जस्ट दूसरा पॉइंट देखिए, लिखा है जब कोई ऑब्जेक्ट, अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया यानी वस्तु। अब इसमें देखो एरो अंदर की तरफ है, यानी जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वह निगेटिव हो जाता है। बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि इसका जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6। और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो ग्रहण करने का मतलब ये हो गया कि वो इतना माइनस का लेके जाएगी। क्या लेके जाएगा? माइनस का 1.6 10⁻⁻19। तो इसके इस वजह से जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, लेकिन वह वस्तु निगेटिव हो जाती है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह पॉजिटिव हो जाती है और उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसको भी समझ लीजिए, EM कह सकते हैं इसको। ये होता है 9.0 या 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर आपसे आवेश पूछा जाए तो माइनस का 1.6 10⁻19 और आवेश का मात्रा होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो आई होप आप ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यानी स्थिर वैद्युतिकी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 12 में अच्छे से इसको पढ़ के आए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो पहला यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। तो जो लोग 12th के बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे या 12th में अच्छे से फिजिक्स पढ़ी होगी तो ये सारे पॉइंट आपके समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं भी आ रहे तो हम जैसे जैसे समझा रहे हैं आप उन वर्डों पर ध्यान दीजिए, जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक, अब जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो द्रव्यमान सहित बाहर जाएगा। इस वजह से पहले ऑप्शन में क्या लिखा है कि द्रव्यमान कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गया। और दूसरे में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब शामिल होगा तो अपना वो 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम वो लेकर जाएगा, तो इस वजह से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा नंबर लिखा है आवेश की मात्रा Q बराबर Ne। E बराबर, इसको E को मूल आवेश भी कहते हैं, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये Q बराबर यानी ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आपने जब थ्योरी डिटेल में पढ़ी होगी 12th में, तो Q बराबर यानी आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं इसको। तो वही फार्मूला है, Q बराबर यानी, और E है आपका मूल आवेश, उसका मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, उस नोट्स में आप इसी तरीके हैशटैग का या स्टार बना के पॉइंट लिखते जाइए, और जो भी नई चीजें हम बताते हैं आपको वो भी उसमें वहीं पर लिखते जाइए साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश यानी मूल आवेश इतने कूलम। यानी यदि आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में या जो भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कहीं भी पूछा जाए यानी किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, तो उसका आंसर होता है क्या, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यानी सबसे छोटा मूल आवेश यही है। परंतु आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, सबसे मूल आवेश ये होता है। लेकिन आधुनिक भौतिकी में कुछ ऐसे कण भी पाए गए हैं जिनके संयोग से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। उनको हम लोग कहते हैं क्वार्क। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। अब देखो, जो लोग नोट्स बना रहे हो, वीडियो को पॉज करके जो भी चीजें हम अलग से बताते हैं आप उसको नोट करते जाइए। मतलब कहने का, अभी तक लोगों का ये मानना था कि 1.6 10⁻⁻19 कूलाम इससे छोटा आवेश नहीं है, तभी तो इसको क्या कहते हैं, मूल आवेश, यानी इससे छोटा आवेश नहीं है। लेकिन अब आधुनिक भौतिकी में कुछ ऐसे कण भी पाए गए हैं
जिनके संयोग से मूल कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, उनको कहते हैं हम लोग क्वार्क। क्या कहते हैं? क्वार्क। ठीक है ना? क्वार्क या क्वार्क्स। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 6 प्रकार के, जिसमें से 2 स्थायी होते हैं, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क का जो मान होता है, ये साथ-साथ सब पॉइंट लिखते जाइए। जो अप क्वार्क का मान होता है, वो होता है प्लस का 2/3e, और जो डाउन क्वार्क है आपका, ठीक है ना, डाउन क्वार्क का मान होता है माइनस का 1/3e। ठीक है, तो ये डाउन क्वार्क का मान है, ये अप क्वार्क का। ये स्थायी कण है और 4 अस्थायी होते हैं, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का ई, प्रोटॉन पर आवेश प्लस का ई और अल्फा कण पर 2e। यानी ई का मान आप याद कर लीजिए 1.6 10⁻19 कूलम, और इसको कहते हैं हम लोग मूल आवेश। क्या कहते हैं? मूल आवेश। जब इलेक्ट्रॉन का आएगा तो इसी में आगे माइनस लग जाता है, जब प्रोटॉन का आवेश का इसी में प्लस लगा दीजिए, और जब आपको अल्फा कण का निकालना हो, किसका निकालना हो? अल्फा कण का, तो 2 में आप 1.6 10⁻19 का गुणा कर दीजिए, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा क्या? 3.2 गुणे 10⁻−19 कूलम। ठीक है ना? यानी 3.2 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो ये हो गए आपके तीनों कणों के मान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है आवेश का मात्रक कूलम एमकेएस पद्धति में, और स्टेट कूलम और ईएसयू ये होता है सीजीएस पद्धति में, और ऑब्सोल्यूट कूलम ये होता है ईएमयू। अब बात को समझो। कहने का मतलब आवेश का जो एसआई मात्रक कह सकते हैं, या एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। ये सबसे ज्यादा आपको यूज में मिलेगा। अगर कह दे आपसे कि सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक वो क्या होता है, तो आपका जवाब क्या आएगा? स्टेट कूलम या ईएसयू। और ऑब्सोल्यूट कूलम किसमें मान होगा? वो होगा ईएमयू में। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? कूलम। लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तब आप ऑप्शन सही करके आओगे कौन सा? स्टेट कूलम। ठीक, जल्दबाजी में कूलम मत कर देना, क्योंकि लोगों को यही रट्टा होता है क्या? आवेश का मात्रक कूलम। लेकिन कौन सा किस पद्धति में है ये भी आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 1 कूलम। अब ये किसके बराबर होता है? तो ये मान आपको याद करने पड़ेंगे। 1 कूलम बराबर होता है 3 गुणे 10⁻9 ईएसयू, और 1 कूलम बराबर होता है 10⁻−1 ईएमयू, या 10⁻−1 को आप 1/10 या फिर 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये ईएमयू में और ये ईएसयू में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है यदि किसी आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु लाते हैं, तो पास वाला सिरा विपरीत आवेशित तथा दूर वाला सिरा समान आवेशित हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। मतलब समझो कहने का, यानी जो आपका प्रेरण होता है, जो आपका प्रेरण होता है। अब देखो लिखा है यदि किसी वस्तु के पास अनावेशित वस्तु लाते हैं, जैसे एक देखो साधारण सा समझते हैं पॉइंट। जैसे ये आपका एक संधारित्र है, ठीक, इसकी ये एक प्लेट 1 है आपकी जो ए नंबर है, और ये प्लेट 2 है, ठीक, या प्लेट भी मान सकते हैं। अब हमने कहा इस पर हम लोग प्लस चार्ज दे रहे हैं, तो जो प्रेरण की घटना होती है, ध्यान से समझना, जो प्रेरण की घटना होती है, जितना चार्ज आपने पहली प्लेट को दिया है प्लस का, उतना ही चार्ज बगल वाली प्लेट पर अंदर की तरफ माइनस आ जाएगा। ठीक है ना? अगर पूछा जाए बाहर की तरफ, तो उतनी ही मात्रा में दूसरी प्लेट के बाहर की तरफ भी प्लस चार्ज आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेरण। यानी प्रेरण की घटना वह घटना होती है जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं, तो पास वाला सिरा विपरीत आवेशित। वही तो समझो क्या लिखा है, पास वाला सिरा विपरीत आवेशित। यानी जब आपने इसको प्लस दिया तो इसके पास वाला सिरा ये माइनस का हो गया, तथा दूर वाला सिरा समान आवेशित। यानी आपने इसको प्लस दिया था और दूर वाला सिरा का मतलब हो गया बाहर वाला, तो वो भी कैसा हो गया, ये यहाँ पर पॉजिटिव। आई होप आप बात समझ गए होंगे। यानी पास में जो रहेगा सिरा वो विपरीत आवेशित होगा। विपरीत का मतलब अगर प्लस दोगे तो माइनस का, माइनस दोगे तो प्लस का। क्लियर हो गई बात? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट फिर आगे देखते हैं। ठीक, अब आगे देखिए। अब देखो उसी को आपको इसमें क्या किया गया है, चित्र से समझाया गया। क्या लिखा है, इस घटना को विस्तीर्ण विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब देखो ये प्लस का चार्ज है, तो इसके पास जो ये आवेशित वस्तु है, ये वाली कैसी है, आवेशित वस्तु, और जो ये हम ग्रीन से दिखा रहे हैं ये हो गई आपकी अनावेशित वस्तु। तो देखो इसमें आपने प्लस का चार्ज दिया। अब जब प्लस का चार्ज देती है तो इसके जो पास वाला सिरा है, ये देखो निगेटिव हो गया पहले,
और जो ये दूर वाला सिरा ये कैसा है, पॉजिटिव। इधर भी ध्यान दो आप, जब आपने इसको प्लस दिया और इसके पास कोई वस्तु रखी तो ये कैसा हो गया, निगेटिव, यानी ये विपरीत आवेशित हो जाता है। प्लस का दोगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का दोगे तो प्लस का हो जाएगा। आई होप आप पॉइंट चित्र से अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है समान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। सॉरी, ये पॉइंट गलती से गलत लिख गया है, आप ध्यान से समझो। लिखा है समान प्रकृति के आवेशों के बीच, तो यहाँ से आप आकर्षण काट लीजिए, ठीक है, ये बाई मिस्टेक उल्टा हो गया है। यहाँ पर क्या होगा आपका, समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगेगा आपका प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण नहीं, यहाँ पर कर लीजिए आकर्षण, ठीक है ना। ये गलती से लिख गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आप ध्यान से समझो। होता क्या है, जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या ठीक, इसके हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, एक प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस हो, जब इस टाइप के पॉइंट हो तो यहाँ लगता है अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। और जब समान प्रकार के हों, जैसे ये भी माइनस ये भी माइनस, ये भी प्लस ये भी प्लस, जब ऐसी कंडीशन हो तब लगता है प्रतिकर्षण बल। कैसा लगता है, प्रतिकर्षण बल, यानी समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, और विपरीत प्रकार के, विपरीत का मतलब हो गया एक प्लस तो दूसरा माइनस, पहला माइनस तो दूसरा प्लस, तो उनके बीच हमेशा कैसा लगता है, आकर्षण बल। आप अच्छे से पॉइंट लिख लीजिए। आपको इसमें हमने जब मैग्नेटिक वाला बताया था पॉइंट, उसमें भी अगर एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल है तो आकर्षण, और पहले का नॉर्थ दूसरे का नॉर्थ, पहले का साउथ दूसरे का साउथ, तो फिर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। कहने का मतलब आप ये समझ लो, जब सकल सेम तब प्रतिकर्षण, जब सकल विपरीत तो आकर्षण। आपका इसको इसमें हमने एग्जांपल भी बताया था कि अगर एक मान लो बॉयज है, ठीक है ना, और दूसरी गर्ल है, इसको गलत वे में मत लेना, मान लो एक बॉय है एक गर्ल है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और उसी अट्रैक्शन फोर्स को आज के जमाने में क्या कहा जाता है, लव, यानी प्रेम। समझ गए होंगे आप बात को, इस एग्जाम्पल से आप भूलोगे नहीं। यानी अगर कोई लड़का है, अगर उसके बगल में कोई लड़की बैठी हुई है तो दोनों में अट्रैक्शन बढ़ेगा। यदि कोई लड़की है उसके बगल में लड़का बैठा हुआ तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा। एक याद करने का तरीका है जो दैनिक जीवन में आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक। और अगर मान लो पहली भी लड़की दूसरी भी लड़की, तो इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये होगा प्रतिकर्षण। अगर लड़का है उसके बगल में लड़का बैठा हुआ तो अभी ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका, कहने का मतलब जब शकल सेम है तब प्रतिकर्षण, जब शकल सेम है तब प्रतिकर्षण, और जब शकल विपरीत हो जाए, यानी एक बॉय एक गर्ल, कहने का मतलब एक प्लस एक माइनस, या फिर एक नॉर्थ एक साउथ, या आप मैग्नेटिक में पढ़ोगे तो इनमें हमेशा आकर्षण बल। आई होप आप इस पॉइंट से आप कभी भी नहीं बोलेगा। और यहाँ पर ये गलती से पॉइंट गलत लिख गया था, आकर्षण की जगह पर यहाँ प्रतिकर्षण कर लीजिए, और प्रतिकर्षण की जगह पर आकर्षण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, अलग अलग माध्यमों के लिए निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मान अलग अलग होता है। वायु या निर्वात के लिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। मतलब उसके कहने का कि यदि माध्यम अलग अलग हैं तो जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है उसका भी मान अलग अलग होगा। बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है इसका मान फिक्स होता है 8.85 10⁻⁻12। आपने 12th में अच्छे से इसका यूज किया होगा, यानी 8.85 10⁻12। और इसका अगर मात्रक लिखना चाहो तो वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो ये आया कहाँ से, एक आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं हम लोग कूलाम बल नियतांक, क्योंकि कूलाम के नियम में इसका यूज होता है, ठीक। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहीं से आप समझो, अब जब ये 1/4 इतना तो हो गया आपका कांस्टेंट। अब ये गौर से देखो 1/एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो ये 1 में तो जब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालोगे तो यही जो मात्रक है आपका इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो ये एक याद करने का तरीका है ताकि आप कभी मत भूलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और जब केवल एप्सिलॉन नॉट का मान तो ये होता है 8.85 10⁻12, और इसका मात्रक इसी को उल्टा कर दीजिए, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है एप्सिलॉन कामा एप्सिलॉन नॉट की विमा तथा मात्रक ये है। मतलब कहने का जो विमा होती है m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर
4 और a की पावर -1। ठीक, तो ये हो गई इसकी विमा। और मात्रक क्या होता है, जो अभी आपको हमने बताया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये निकला कहाँ से, जो हमने अभी बताया था कूलाम बल नियतांक, उससे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है निर्वात या वायु के लिए निरपेक्ष वैद्युतशीलता। अब देखो वही पॉइंट लिखा है, ठीक है ना, जो अभी आपको हमने बताया वही लिखा हुआ। क्या, एप्सिलॉन नॉट इक्वल 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 1/, देखो ये भी अभी ऊपर चर्चा की, सारे पॉइंट लिखे, यानी लगभग लगभग कोई पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं गया। 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर इसी को पूछ दिया जाए सीजीएस पद्धति में तो क्या लिखाएंगे, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलम स्क्वायर। अब देखो जो न्यूटन है ये होता है आपका एमकेएस पद्धति में, ठीक है ना, किस पद्धति में, एमकेएस में। अब इसी का जो डाइन मात्रक होता है, बल का भी एक और मात्रक होता है डाइन, ये होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक, वैसे ही आपका जो मीटर है ये होता है एमकेएस पद्धति में। और ध्यान से समझना, जो आपका सेंटीमीटर होता है ये होता है सीजीएस पद्धति में, ठीक है ना। तो सभी मात्रकों को सीजीएस में बदल दिया गया। दूसरा, जो आपका कूलाम होता है ये होता है एमकेएस पद्धति में, अभी ऊपर पॉइंट पढ़ा था। और जो आपका स्टेट कूलाम होता है, क्या होता है, स्टेट कूलाम, ये किसमें होता है, ये होता है सीजीएस पद्धति में। यानी सभी मान को एमकेएस से चेंज करके सीजीएस में बदल दिया गया है। तब उसका मान क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलाम स्क्वायर। और उसी का मान एमकेएस पद्धति में क्या होता है, 9 × 10⁻9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। अगला देखिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है, सापेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और इक्वल के, और के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से समझना, के बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो ऊपर वाले का मात्रक होगा वही नीचे वाले का मात्रक होगा, वैल्यू अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन अगर हम मात्रकों की बात करें तो जो ऊपर वाले का मात्रक होगा वही नीचे वाले का मात्रक होगा, तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा। तो इसी वजह से के जो है ये मात्रकहीन राशि है। ठीक, कई बार एग्जाम में आया है मात्रकहीन और विमाहीन, ठीक है ना, तो इसकी कोई विमा होती है और ना ही कोई इसका मात्रक होता। क्यों, जब मात्रक नहीं होगा तो विमा नहीं होगी, सीधा सा नियम। जिन राशियों के मात्रक नहीं है उनकी विमा कभी भी नहीं हो सकती, आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। आगे उसी को इंग्लिश में ये दिया भी गया है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिटलेस मतलब मात्रक नहीं है, और डायमेंशन मतलब विमा नहीं है। के को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगला पॉइंट देखिए, फॉर एयर, यानी जो एयर के लिए मान होता है, ध्यान से समझो, फॉर एयर का मतलब जो एयर के लिए परावैद्युतांक का मान होता है वो लगभग 1 या 1.0054, या इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको लगभग में 1 रख लिया जाता है। ठीक, वैक्यूम के लिए भी 1 होता है। फॉर वाटर यानी जल के लिए 81, 82, 83 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फॉर ग्लास यानी कांच के लिए इसका मान 6 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। फॉर मेटल यानी धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। यानी ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट देख रहे हो कि जो के का मान है या तो 1 या तो 1 से अधिक, क्योंकि वैक्यूम के लिए, एयर के लिए 1 है, बाकी चीजों के लिए 1 से ज्यादा। तो हम आप कह सकते हैं क्या कि के इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, यानी जो के का मान है अर्थात जो परावैद्युतांक का मान है वो 1 या 1 से हमेशा बड़ा होगा। आई होप आप अच्छे से पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, जब आवेशों के बीच वायु या निर्वात होता है तो उनके बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल अधिकतम होता है। जब किसी दूसरे माध्यम आवेशों के बीच आ जाए तो स्थिर वैद्युत बल कम हो जाता है। मतलब समझो, जो आपका कूलाम का नियम है, F इक्वल 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब उसने यहाँ पर बोला क्या है, उसने बोला है कि जब उनके बीच वायु या निर्वात हो, तो अभी आपने पढ़ा कि वायु या निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर के का मान 1 रख दोगे। अब कह रहा है जब इसको किसी माध्यम के का मान 1 रख दोगे तो यहाँ से के हट जाएगा, यानी F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब समझो, फिर कह रहा है जब इसको किसी ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक के हो। अब आप समझो, वायु या निर्वात से हटाकर इसको आप कहीं भी रखोगे,
कहीं भी रखने का मतलब होता है कि इसमें आ जाएगा के, और जैसे ही ये के आ जाएगा तो ये अपान में के है। अपान में के का मतलब उस वैल्यू का आप भाग दोगे तो बल हमेशा घटेगा। वही चीज बोली गई है। तो समय हमेशा चीजें निकलती हैं आपके फार्मूले से, ठीक है ना। यानी जब भी आप के का डिवाइड करोगे एक से अधिक ही होगा, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, बाकी चीजों के लिए एक से अधिक होता है। और जब कोई चीज एक से अधिक होगी, यहाँ पर आप देखोगे 1/के, यानी उस बल में के का भाग देना पड़ेगा। मान लो अगर कांच है तो 6 का भाग दोगे, तो जब 6 का भाग दोगे तो वो वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। समझदार हो आप, समझ गए होगे बात को। जब किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो वैल्यू घटेगी, इस वजह से उसका जो बल है हमेशा घटता है। कहने का मतलब निर्वात या वायु से यदि किसी भी माध्यम में आप रख दोगे तो हमेशा बल का मान कम होगा, वही है लिखा हुआ। तो रटना नहीं, चीजों को सीखना है। कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट लिखा हुआ है, स्थिर वैद्युत बल पारस्परिक बल है, अर्थात एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाता है। कहने का मतलब ये आपका Q1 जितना इस Q2 पर बल लगाएगा वो Q2 ही उतना ही Q1 पर बल लगाएगा। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपने पढ़ा था। आई होप अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अच्छे से आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। ये लेक्चर 1 है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड पॉइंट बन सकते हैं वन लाइनर में उसको कवर किया जाएगा। ये पहला लेक्चर है। इसके बाद और भी इसके कई लेक्चर आएंगे, तो आप नोट बनाते जाइए, नोट्स बुक में अच्छे से लिखते जाइए। और जितने भी यूनिट, जैसे देखा होगा जो लोग एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उसकी 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं फिजिक्स के, तो आपको ध्यान क्या देना है, उसको भी तैयार करना है। एक सीजीएल की प्लेलिस्ट चल रही है, एक मैकेनिक्स की चल रही है जिसमें 12 से 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और आज से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू कर दिए। क्योंकि होता क्या है, जब 2-3 एक साथ चैप्टर चलेंगे तो पढ़ने में भी मन लगता है। एक चैप्टर ज्यादा दिन तक पढ़ने से बोरिंग सा लगने लगता है। जैसे मैकेनिक्स में वहां देख रहे होगे आप 12-13 वीडियो आ चुके हैं, तो उसमें हो सकता है कम मन लगे, ठीक है ना। जो पढ़ने में के प्रति सीरियस है उनका मन हमेशा लगेगा, बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। बाकी हमने इस वजह से आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी चालू कर दी, ताकि आपका मन लगता रहे और चीजें बदल बदल के मिलती रहें। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, प्यारा सा एक कमेंट कर दें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।